आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है? हर एक इंसान को इंटरेस्ट होता है अपने पास्ट को जानने में। आपको भी होगा। मुझे लगता है कि हर किसी को ये उत्सुकता होती है कि हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे। मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को बोला कि दादाजी आपका डीएनए और मेरा डीएनए जो आस-पास के जो दलित हैं, उससे बिल्कुल ही मैच करता है। वो मेरे पे गुस्सा हुए काफ़ी। The other pollution in our history is this word Dravidian and Aryan. The word Aryan doesn't exist in Sanskrit literature. The word Arya does. Arya means a civilized person. To Indian subcontinent. When they came here, this was paradise for them because climate is good, no extremities. हिस्ट्री की माँ का। बिल्कुल सही कहा, हिस्ट्री की माँ का। हिटलर का ऑब्सेशन आर्यंस को लेकर इतना था कि उसने इसके लिए अलग से टीम्स बना रखी थी जिनका काम था दुनिया में घूम घूम के लोगों के चेहरों के माप लेना और ये पता करना कि आर्यंस कैसे दिखते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है। वो सबसे पहले इंडिया आए और काफी टाइम हिंदुइज्म को स्टडी किया। ये 1935 में बनाई हुई हिटलर की टीम है जिसमें हेनरिच हिमलर भी है। ये वही सन की आदमी है जिसने लाखों निर्दोष ज्यूज को इसलिए मार दिया क्योंकि उनकी नाक बड़ी थी। जब इनकी रिसर्च पूरी हुई तो इन्होंने बोला कि आर्यंस उन्हें कहते हैं जिनकी नाक छोटी होती है, जिनमें से स्मेल नहीं आती। ये व्हाइट नॉर्डिक होते हैं। You can most easily tell a Jew by his nose. It looks like the number 6. His lips are usually puffy. You can tell by his eyes that he is deceitful. If you have a good nose, you can smell the Jews. और हिटलर बोलता था कि यही आर्यंस 1500 साल पहले इंडिया आए और इन्होंने लोकल्स के साथ मिलकर एक क्राइम किया। उन्होंने सबसे सुपीरियर रेस होने का हक खो दिया है इस पृथ्वी पर। हिटलर हमेशा प्योरेस्ट ब्लड की बात करता था और इसके अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी सिटी थी एटलांटिस, जो कि इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में कहीं रही होगी, जिसे एक डिवाइन थंडरबोल्ट की वजह से डूबना पड़ा। मतलब आप देख रहे हो, अलग ही दुनिया चलती थी हिटलर के दिमाग में, अलग ही सनकपन था। असली सच ये है, हिटलर वॉज नॉट एन आर्यन, ही फेक्ड हिमसेल्फ एज एन आर्यन। और ये झूठ उसने मेजोरिटी जर्मन्स को बोला, जिससे जर्मनी में रहने वाले लोगों को ये फील होने लगे कि वो बाकी और लोगों से सुपीरियर है, वो प्योरेस्ट ब्लड है। और उसने ये भी बोला कि अगर आप यहूदी मतलब ज्यूज के साथ अगर आप ब्लड मिक्सिंग करोगे तो आप अन आर्यन बन जाओगे। जबकि ज्यूज उस टाइम ज्यादा रिच, स्किल्ड और हायर पोजीशन पर थे। लाइकली टुडे गूगल, फेसबुक, एवरी बिग कंपनी इज रनिंग बाय अ ज्यू। दे आर द रिचेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय हिंदुइज्म। मगर ये बात हिटलर को बहुत चुभती थी और लोग बताते हैं हिटलर जब आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जिसने रिजेक्ट किया वो एक ज्यू लेडी टीचर थी। हिटलर ने इंडिया के बारे में भी बहुत बुरा बोला है और काफी बार उसने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो किसी भी इंडियन को बिल्कुल मुलाजिम नहीं है। गांधी जी के लिए तो यहाँ तक बोल दिया था कि गांधी जी को इमीडिएट बेसिस पे शूट कर देना चाहिए। हिटलर वॉज अ साइकोटिक पर्सन जिसने खुद को और जर्मन्स को सुपीरियर रेस मान लिया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने सारे देशों को 0 से हराया, जिसमें जर्मनी से उनका फाइनल होना था और जर्मनी को 8-1 से हराया। वो हार इतनी बुरी थी कि हिटलर बीच मैच में उठकर चला गया क्योंकि वो जर्मनी को हारते हुए नहीं देख सकता था। अब आप इस आदमी की मेंटल स्टेट देख सकते हो, ये कितना सनकी और ऑब्सेस्ड नेशनलिस्ट था। जिस व्यक्ति की सीरत और सूरत बहुत अच्छी होती है वो कभी उसको शो नहीं करता या वो दूसरों पे तंज नहीं कसता। हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी था, जोसेफ गिबल्स, जिसका पूरे दिन यही काम था कि ये प्रोपेगेंडा फैलाना लोगों के बीच में, वो सबसे सुपीरियर रेस है, ज्यूज को आप मारो, उनको भगाओ, और ये उसमें काफी हद तक सक्सीड भी रहा। हिटलर खुद को भगवान का अवतार बताता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वो काफ़ी बार मरते मरते बचा है। वो बोलता था जब भी मुझ पर अटैक होता है तो मुझे एक डिवाइन फोर्स फील होती है जो मुझे बताती है कि यहाँ से तुझे हटना है। अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल की सनक उस आदमी के दिमाग में थी। उसने 2-3 कोइंसिडेंसेस को एकदम कनेक्शन बता दिया डायरेक्ट भगवान के साथ। और ऐसा सिर्फ हिटलर के साथ नहीं, जापान का जो एम्परर था उस टाइम पे, हिरोहितो, जिसकी वजह से जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक्स भी हुए, उसका भी यही चीज थी। चर्चिल, जो खुद को बहुत सुपीरियर मानता था, जिसकी वजह से बंगाल में 43 लाख लोग मारे गए। स्टालिन, जिसको रेड टेरर के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी कितने लोग मारे गए। हर डिक्टेटर की यही कहानी है, किसी ने ओपन मैदान में आकर कत्लेआम मचाए, किसी ने पीछे से कत्लेआम मचाए।
अब मैं आपको इनकी एक फॉलोअर की कहानी बताता हूँ जो 1905 बॉर्न है, सावित्री देवी। उस लेडी की कहानी तो अलग ही लेवल की है। इन्होंने नाज़ी और हिंदुइज्म को कनेक्ट कर दिया, हिटलर को विष्णु का अवतार बता दिया और कहा ये कलयुग का अंत करने आए हैं। ये हिंदूज को आर्यन मानती थी, इसलिए यूरोप से आकर सारी लैंग्वेजेस सीखी और एक ब्राह्मण आदमी से शादी की। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा इनके बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्चुअली में आर्यंस होते कौन है, क्या आप आर्यन हो? इंडिया में आर्यन का नाम बड़ा कॉमन है, लाइक स्वास्तिका सिंबल। तो क्या हिंदू सच में आर्यन होते हैं? मगर अकॉर्डिंग टू हिटलर आर्यन वाइट नॉर्दिक लोग होते हैं जो इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में पाए जाते थे। हिटलर ने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही बताई थी जो उसके अंदर पाई जाती हैं एक आर्यन में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जो आर्यन की थ्योरी है वो एकदम दिमागी बीमारी है और ये एकदम झूठ है। ऐसे झूठ हिस्ट्री में काफी बार बोले गए हैं और हर देश ने बोले हैं। लाइक इजिप्शियंस बोलते हैं कि वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइज्ड लोग हैं, उनको मैजिक आता है, उनको ऐसे साउंड्स मंत्रा आते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। जिन साउंड्स और मंत्रास की वजह से उन्होंने पिरामिड्स की ब्लॉक्स को उठाया और पिरामिड्स बनाए। चाइना की मैथोलॉजीज अलग हैं, मंगोलिया की जंगिस खान मैथोलॉजीज अलग हैं, हर देश की अलग अलग मैथोलॉजीज हैं। लेकिन यूरोप ही सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास ना तो कोई कल्चर है ना कोई इस तरह की मैथोलॉजीज हैं। इन्होंने सिर्फ बीमारी के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिकन इंडियन वॉर्स के टाइम पर जब यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन इंडियंस पे हमला किया तो इन्होंने इतना कत्लेआम मचाया जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने इनके ट्रेडिशंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इन्होंने अमेरिका में पहली बार चिकन पॉक्स और बाकी डिसीजेस को इंट्रोड्यूस किया। ये कुछ भी खा लेते हैं, इनका कोई पता नहीं। आज भी अमेरिका इनकी वजह से अपने नेटिव्स को खोए बैठा है। उनके पास खुद का कोई कल्चर तक नहीं है। ये थ्योरी जरूर आपने 9th या 10th की SST बुक में पढ़ी होगी, जिसमें बताया गया है कि जो लोग बाहर से आए थे जिन्हें आर्यंस कहते हैं, नोबल वंश, उन्होंने यहाँ आकर लोकल जिन्हें दास कहते हैं उनको कल्चर सिखाया। सवाल ये है कि कौन इतिहास लिख रहा था? गोरी चमड़ी वाला लिख रहा था या पीली चमड़ी वाला लिख रहा था? क्या वो अकलमंद था या बेवकूफ था? राजा महाराजाओं ने इतिहास लिखा या भगवान खुद इतिहास लिखने नीचे आए? अब आप सोच सकते हो हिस्ट्री को कितना तोड़ा मरोड़ा गया है। हमारे वंशज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे, जहाँ अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था, वेल प्लान्ड सिटीज थी जिसके अवशेष आज भी आप जाकर राखी गढ़ी या हड़प्पन सिटी में देख सकते हो। दुनिया भर के इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट आज भी आकर राखी गढ़ी पर अपनी रिसर्च करते हैं और पता करना चाहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस इतनी पुरानी कैसे थी जिसकी लिपि को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया कि उस लैंग्वेज में लिखा क्या है। अगर पता लग गया हम सबको कि वहाँ पर लिखा क्या है तो हम बहुत कुछ नया जान सकते हैं उस दुनिया के बारे में। लेकिन ये यूरोपियंस बोलते हैं कि इन्होंने हमें कल्चर सिखाया। इनकी इतनी औकात है कि हमें कल्चर सिखा सकें। अनसिविलाइज्ड लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं। जब ये केव में रहते थे तब हमारे पास खुद के बैंकिंग सिस्टम थे। इन्होंने खुद को ही नोबल वंश कह दिया और जो यहाँ के लोकल रहने वाले थे उनको दास बोल दिया। अब आपको पता ही होगा दास का मतलब क्या होता है। दास का मतलब होता है सर्वेंट। ये एकदम फेल्ड थ्योरी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे कम्प्लीटली डिनाई किया है। स्वामी विवेकानंद ने भी मना किया कि कोई भी आर्यंस ने इंडिया पे इन्वेजन नहीं किया। ऋग्वेदा भी यही कहते हैं। लेकिन यूरोपियन स्कॉलर मैक्स म्यूलर ही था जिसने पहली बार इस थ्योरी को प्रपोज किया। अब आपको इसके नाम से पता लग गया होगा मैक्स म्यूलर, और इसकी जगह से पता लग गया होगा यूरोपियन है ये, तो इसने ऐसा क्यों बोला। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडो ईरानियन रिलेशंस बहुत पुराने और बहुत अच्छे रहे हैं, पास्ट में भी और आज भी। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थे वो इसको पर्शिया बुलाते थे ईरान की जगह, क्योंकि यहाँ के लोग फारसी बोलते हैं। फारसिया की जगह वो पर्शिया हो गया। लेकिन 1935 में रजा साहब पहलवी ने इसका नाम ऑफिशियली ईरान कर दिया, क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो इसे ईरान ही बोलते थे। और इसके पीछे एक ये भी कारण था कि सिर्फ पर्शिया में फारसी बोलने वाले लोग नहीं थे, काफी अदर कम्युनिटीज भी थी जो अलग लैंग्वेजेस बोलती थी, अलग कल्चर फॉलो करती थी। तो ईरान एकजुट होकर रहे, इसके लिए उसका नाम ईरान ही कर दिया। और यहाँ के लोग पहले से भी ईरान को ईरान ही बोलते थे, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस। जो ईरान 1979 तक ऐसा दिखता था, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो ऐसा हो गया। अगर यहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया होता तो ईरान आज USA, चाइना, जापान से कम्पीट कर रहा होता। आज ईरान का ये हाल है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी की वजह से ऐसे देशों से लड़ाइयाँ लड़ रहा है जिससे उसका कोई मतलब तक नहीं। ईरान में नवरोज करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। इंडिया में नवरोज सेलिब्रेशन होता है पारसी कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि जोरास्ट्रियंस रूट्स की वजह से। मकर संक्रांति एंड मेहरेगान,
ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं फारसी एंड हिंदी में जिसका मतलब तक सेम है। सिमिलर कल्चर प्रैक्टिसेस हैं लाइक हिना एंड मेहंदी। वहाँ पे भी सूफीज़म पॉपुलर हुआ, इंडिया में भी। वहाँ के कुछ फेमस सूफी पोएट्स लाइक रूमी एंड हाफिज, इंडिया के फेमस पोएट्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने शिया इस्लाम में चिश्ती ऑर्डर की स्थापना की। दोनों देशों में ऐसी बहुत सिमिलरिटीज हैं, लेकिन धर्म अलग हो गए, पॉलिटिक्स अलग हो गई, तो कल्चर भी अलग हो गए। लेकिन इन दी एंड आप सबको पता लगेगा कि हम सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए थे और हम सबका एक ही ओरिजिन है। आज ईरान अपना पुराना कल्चर खो चुका है, चाइना कम्प्लीटली एथिस्ट हो चुका है, इंडियन यूथ को हिस्ट्री का एच नहीं पता। कुछ ही लोग हैं 1% जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी जो लोग हैं उनको फॉरेनर्स और बाकी देशों के लोग एज अ क्लाइंट यूज कर रहे हैं। वो इंडिया की थोड़ी तारीफ करते हैं और लाइक और कमेंट पा लेते हैं। मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर देश का कनेक्शन इंडिया के साथ है। आई विल प्रूव इट इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।